मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि नक्सलियों के हौसले को इतना तोड़ दिया कि उनका साथ देने वाले ही नहीं बचे। झारखंड के जिन इलाकों में पहले नक्सलियों का सिक्का चलता था, आज सीआरपीएफ ने लोगों का दिल जीत लिया है। जी पुरवैया ने झारखंड के सबसे खतरनाक माने जाने वाले जंगलों में जाकर सीआरपीएफ के लाइव ऑपरेशन को करीब से देखा और उन लोगों से भी बात की जो कभी नक्सलियों के खौफ में जीते थे। सीआरपीएफ की 135 बटालियन की शौर्य गाथा पर देखिए खास पेशकश ऑपरेशन X-135 यानी नक्सलियों का उनके गढ़ में घुसकर खात्मा। हम मौजूद हैं सीआरपीएफ की 133 बटालियन की सी कंपनी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जवान तैनात हैं, मुस्तैद है यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए, ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए। हमारे साथ मौजूद है एम.के. पांडे, कमांडेंट है यहाँ के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह के बदलाव महसूस किए जा रहे हैं यहाँ पे। सर, आप क्या कहेंगे? ये इलाका जो कि नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे कई खूंखार नक्सली हैं जिनका खौफ आज भी बोलता है, कितनी बड़ी चुनौती है सीआरपीएफ के लिए? 133 बटालियन 2008 में रांची जिले में तैनात की गई थी। 133 बटालियन ने 2008 से लेकर के 2016 तक का बदलाव देखा है। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले इस इलाके में दिन में चलना भी लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझते थे। यहाँ के विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या, आईसीआईसीआई बैंक का 5 करोड़ रुपए दिन दहाड़े इसी सड़क से लूट करके ले जाया गया। सीआरपीएफ के भी बहुत सारे पेट्रोल पार्टीज पर, ऑपरेशनल पार्टीज पर यहाँ पर नक्सलियों द्वारा हमला किया गया था। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने बहुत बड़े बड़े नक्सलियों को इस इलाके में पकड़ा। प्रसाद जी, जो पोराहाट का रीजनल कमांडर होता था, मुखलाल महतो, मोछू, राम मोहन मुंडा, ऐसे दुर्दांत और खूंखार आतंकवादियों को हम लोगों ने पकड़ करके कटघरे के पीछे उनको भेजा। उसके अलावा बहुत सारे नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जैसा आप लोगों ने अभी देखा होगा। 18 फरवरी 2016 को ही यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा बेड़ा में नक्सलियों के साथ पूरी रात मुठभेड़ चली थी, जिसमें पूरा ट्रैफिक रुक गया था और उसमें 4 खूंखार नक्सलियों को इसी बटालियन ने मार गिराया था। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी चुनौती थी नक्सलियों का इस इलाके में खौफ खत्म करना। काफी हद तक हम उस पर विजय प्राप्त किए। रश्मि, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि 2008 और 2016 के बीच में जो सिग्निफिकेंट बदलाव हुए हैं कि जनता तो हमें एलियन जैसा समझती थी और नक्सलियों का खौफ उनके अंदर इस कदर था कि अगर कभी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें कोई स्कूल बैग भी हम लोगों ने डोनेट किया, कोई धोती कपड़ा, बुजुर्गों को कंबल वितरित किया, वो भी लोग बाद में घर के बाहर फेंक कर चले जाते थे। और दूसरे दिन सूचनाएं आती थी कि गांव के बाहर ये सारे सामान फेंके हुए हैं। लोग फोर्सेस द्वारा दिए गए इस तरह की चीजों को भी रखने में खौफ खाते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप देखें, हमारे तमाम कार्यक्रमों में जनता की इतनी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित होती है और जनता खुल करके हमारे साथ रहती है, जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मतलब पॉजिटिव तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है। सर, आपसे एक हालात के बारे में समझना चाहेंगे हम। आखिर क्या वजह है कि गांव में नक्सली हथियार के साथ घूमते हैं, लहराते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, ग्रामीणों के साथ एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, लेकिन वही नक्सली एक दुश्मनी रवैया देखते हैं हम वर्दी के साथ, पुलिस वालों के साथ। ऐसा क्या होता है? निश्चित तौर पे उन्हीं का दमन करने के लिए तो फोर्सेस को तैनात किया जाता है, क्योंकि वो जनता के साथ तभी तक मित्रवत व्यवहार करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। वो अपने आर्थिक लाभ के लिए जनता को बरगलाते हैं और अपने मोटिव को सीधा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही तो वो चाहते हैं कि उनका खौफ बना रहे। उनके खौफ को ही समाप्त करने का कार्य तो सुरक्षा बल करते हैं। तो निश्चित तौर पर तो सुरक्षा बल के लिए है। और ये बात कहीं ना कहीं ग्रामीण नहीं समझ पाते, उनको लगता है वो उनके हितैषी हैं। तो उनका ये जो सोचना है, उस सोच को बदलने की किस तरह की कवायद की जा रही है, किस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं?
बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा लगातार चलाए ही जा रहे हैं और अब जनता भी काफी हद तक समझने लगी है कि नक्सलवाद से जुड़े हुए जो टॉप कैडर्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, विदेशों में पढ़ा रहे हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति अर्जित हो चुकी है और वो गरीब लोगों को तो एक भावनात्मक शोषण कर रहे हैं उनका। और सुरक्षा बलों के बारे में भी उनको ये हकीकत पता चल गया है कि मेरा यहाँ के इलाके में ऑपरेट करने से उन्हें जो थोड़ी मोड़ी तकलीफ होती है उसके पीछे हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। हम तो जब इस तरह की दमनात्मक कार्यवाही किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ किया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रिवेंटिव कार्य होते हैं जिसमें जनता को भी असुविधा होती है। वाहन चेकिंग होगी तो निश्चित तौर पर लोगों की स्वतंत्रता में बाधा आती है, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं और जनता हमें पूरा कोऑपरेट करती है। मैं तो इस बात के लिए झारखंड की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि झारखंड की जनता अब हमें वेलकम करती है गांव में और बहुत सारी सूचनाएं हमारे तक पहुंचाती है और वो निश्चित तौर पे हमारा सम्मान करते हैं। हम झारखंड की जनता के मन में जो बदलाव आया है, जो उनका एटीट्यूडनल चेंज हुआ है, ये बहुत सकारात्मक है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुंडू के नवाडी में। आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी तरफ नेशनल हाईवे है NH-33 जो कि रांची और जमशेदपुर को कनेक्ट करता है। हम आपको बता दें कि ये रास्ता काफी कठिन है, मुश्किल है। हमने यहाँ अपनी गाड़ी छोड़ दी है, भारी जो वाहन है वो छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ माइंस भी हो सकता है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप कुमार सिंह जी हैं। दिलीप सर, ये बताइए कि ये रास्ता कितना मुश्किल है? मैडम, ये पूरे यहाँ के बाद जो पैच है, ये आप अगर जाना चाहे जंगल तो आप यहाँ से रामगढ़ तक निकल सकते हैं। रामगढ़ का नक्सल इसी पैच को यूज करता और यहाँ से होके गिरिडीह तक चला जाता। ये पूरे सटे हुए जंगल है, कहीं आप गांव भी पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप हाइट पकड़ के पैदल नहीं जा सकते। और जो नक्सल है वो चलता है, इसीलिए जो आप सामने का जो जंगल देख रहे हैं ये इनका आने जाने का कॉरिडोर बोलते हैं। अगर कोई बड़ी नेता या फिर किसी को पार होना है तो NH को पार करके, क्योंकि मजबूरी है ये NH को पार करना, पार करने के बाद ये इसी जंगल को लेते हुए अगर जाना चाहे तो गिरिडीह तक चले जाते हैं। अब गिरिडीह से कोई पार्टी को आनी होती इसी पैच को यूज करके सारंडा, वहां से उड़ीसा से छत्तीसगढ़, ये उनके पास ये मजबूरी है कि इस जगह को यूज करना। तो इसलिए इस जगह का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि उनका आने जाने का भी जगह है और छुपाव यहीं पर है, क्योंकि अगर ये नीचे से पार होना चाहे नहीं हो पाएंगे। गांव है, रिहायशी इलाका है, उनके लिए भी एक बाध्यता है कि इसको इस इलाकों को चुनना ही पड़ेगा। जहाँ तक हम नजर डाल रहे हैं जंगल ही जंगल है। दिलीप सर, आपको यहाँ के लोकेशन के बारे में अच्छा आइडिया होगा, कितना घना हो सकता है ये जंगल? मैडम, यहाँ से लेके अगर आप और जितने अंदर जाएंगे जंगल तो एक मामूली चीज हो जाता, पूरे पहाड़ी इलाका है, मैदानी एकदम नहीं आता है। पूरे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको पहाड़ नजर आएगा। और हमारे लिए चैलेंज क्या है कि जितने भी स्टार्ट होता हमारा इलाका, जो ड्यूटी का इलाका स्टार्ट होता वो स्टार्ट होता पहाड़ियों से। यहाँ हर कदम पर खतरा है, हमारी हर हरकत पर दुश्मन की नजर है। हम आपको बता दें कि घाघरा बेड़ा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। घाघरा बेड़ा वही जगह है जहाँ फरवरी 2016 में CRPF और नक्सलियों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली मारे गए। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडर है अशोक यादव। अशोक जी, अभी ये मुठभेड़ हुए ज्यादा टाइम नहीं बीता है, ज्यादा महीने नहीं बीते हैं, आप भी उस मुठभेड़ में शामिल थे, जहन में किस तरह की बातें चल रही हैं? ये जो घाघरा बेड़ा है बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, यहाँ नक्सल की मूवमेंट बहुत ज्यादा है और इस इलाके में हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो हमें हमेशा चौकन्ना होकर चलने की जरूरत है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम जंगलों का सहारा लेते हैं, हम मेटल रोड, पगडंडी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वहाँ ID का खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे इलाके में हम चलते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ा दुर्गम इलाका है लेकिन सेफ है। और अभी हम जिस गांव की तरफ जा रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील गांव है जहाँ नक्सलियों की बहुत ज्यादा मूवमेंट है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी सेंसिटिव जोन है ये।
आप देख सकते हैं कि किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं और कहा भी जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर एक भी गलती माफ नहीं होगी। आप अगर तस्वीरें देखें तो जो विजुअल्स हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस रास्ते को अपनाते हैं जहां पर पहले किसी भी कदम की कोई भी निशान ना हो, यानी कि हर बार रास्ता नया होता है, क्योंकि दुश्मनों के घर में पहुंचना है और दुश्मनों का सफाया करना है। जी मीडिया की टीम पहुंच चुकी है घाघरा बेड़ा की उस जगह पर जहां पर 18 फरवरी 2016 को सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 4 नक्सली मारे गए और ये मुठभेड़ तकरीबन 10 घंटे तक चली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों से हमारे जवान भी गुजरे होंगे और नक्सलियों से किस तरह का हमारा मुकाबला हुआ था। अब हम आपको उस एनकाउंटर के निशान दिखाएंगे, गोलियों के निशान दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पे जो पेड़ हैं वो छलनी नजर आ रही है। ये वो निशान है जहां पर गोली लगी, इसके ठीक नीचे भी एक और निशान मौजूद है और इस तरह के कई पेड़ हैं यहाँ पर। हमारे पीछे भी कई पेड़ हैं, हमारे आगे भी कई पेड़ हैं, क्योंकि मुठभेड़ का सिलसिला 10 घंटों तक चलता रहा। हमने बात की है कुछ जवानों से, कमांडेंट से हमने बात की है, तो उनका कहना है 5-5 दिनों तक जवान सो नहीं पाए। आप सोच सकते हैं कि जी मीडिया आपको जो तस्वीरें दिखला रहा है, कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करके हमारी टीम यहाँ पहुंची है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की हमने कोशिश की है। हमारे साथ दिलीप सर लगातार मौजूद है। सर, उस एनकाउंटर की बात करें, आपने कहा 10 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है, एनकाउंटर चला है, काफी टफ सिचुएशन रहा होगा। अब किस तरह से अभी उस दिन को, तारीख को याद कर पाते हैं? उस दिन को याद करके तो एक गर्व महसूस होता, क्योंकि गर्व इस माने में कि उसके बाद यहाँ बहुत तब्दीली हुआ है। जो पब्लिक के सोचने की शक्ति थी या फिर जो करने की शक्ति थी, चेंज हुई है। पहले यहाँ की दुकानें 6 बजे के बाद बंद हो जाती थी, अब शाम 6 बजे के बाद दुकान खुलता नहीं था, आज वो 8 बजे हो गए। तो यही सोच के गर्व महसूस होता। हाँ, दिक्कतें तो उस दिन बहुत हुई, कोई भी काम करने के पीछे कुछ ना कुछ दिक्कत होती। इस काम के पीछे तो 2.5 साल का मेहनत है। तब ये जाते समय मतलब क्रॉसिंग में एक दूसरे के साथ मुठभेड़ होना बहुत बड़ी बात होती है। और भी रात के वक्त, दिन में तो आप देख सकते नहीं, रात में जो ड्यूटी होता है बहुत मुश्किल होता है। आपको आगे नहीं पता चलता कि कौन है। आवाज जो होता है, आपका खुद का आवाज इतना ज्यादा होता है कि अपने आपको आवाज कम करना है, जो पॉसिबल नहीं होता। आप चलेंगे तो आप दिन में भी अगर आप चलेंगे तो पत्ते होते हैं जंगल में, उनका आवाज आता है। तो उस दिन हमारे लिए, हमारे लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात थी। जिंदगी में वो बहुत बड़ी बात होगी। इसके पहले में हमने बहुत सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन उस इनकाउंटर का एक अलग ही महत्व है। वो PLG और CC मेंबर उसमें थे, ये बहुत बड़े कमांडर थे उसमें थे, और बैड लक रहा कि हमने उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। ये एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हम सोच के चलते हैं। मन में एक भावना है कि उसको, बड़े नेता को हमने उस दिन क्यों नहीं मार सके। यानी कि मुश्किलात चाहे जितने भी हो, लेकिन फक्र महसूस होता है उस एनकाउंटर को याद करने के बाद। दिलीप सर, आपसे एक बात और समझने की कोशिश करेंगे कि हम हथियारों के मामले में कितने हाईटेक हुए हैं, कितने एम्पावर्ड हुए हैं, जो कि हम बहुत ही आसानी से, या फिर ये कहें कि दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हमारी टीम, हमारे जवान पूरी तरह से तैयार है। मैडम, पहले क्या था, एक सिंपल गोली का यूज होता था। आज हमारे पास UVGL है, मोनोकुलर है, जिसे हम रात में देख सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं वो पहले नहीं थी। आज ये प्लस पॉइंट हमारे लिए, उनके तरफ से ये नेगेटिव पॉइंट हुए। लेकिन वो क्या है, वो रात में चलने के आदी हैं, वो जंगल में ही रहते, तो जंगल से बहुत मतलब मिलिंगल है, उनको पता है कि जंगल में क्या दिक्कतें हैं। जबकि हमारे जो जवान है वो एक सिविल लाइफ से आते हैं, सिंपल एक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर ढलते हैं। तो आधा जीवन जो एक सिविल लाइफ जिया, उसके बाद वो ढलते हैं। यहाँ के जो नक्सल है पैदा ही जंगल में हुए, उनको पता है कि क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है जंगल। तो ये चीजें हैं जो हमारे लिए दिक्कत होती है। लेकिन हमारे जवान उस दिक्कत को भी कुछ दिनों में एक आदी हो जाते उस चीजों के। जंगल ही कुछ दिनों में अच्छा लगने लगता है। उस दिन भी यही हुआ है। अब रात में मुश्किल हुआ, लेकिन आज रिजल्ट बढ़िया है। आज जो दिक्कत थी उसके बाद आज वो सोचकर, जो रिजल्ट को सोचकर, वो दिक्कतें सभी खत्म हो जाती है। दिलीप सर, हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं, उसी लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ पे मुठभेड़ हुआ। हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप भी मौजूद थे, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी लोगों की, आपकी क्या थी, नक्सलियों की क्या थी? मैडम, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। ये
टेक्निकली या टैक्टिकली ठीक नहीं है। मैं नक्सलियों का आपको बॉडी बता सकता हूँ। एक बॉडी तो जस्ट इसके नीचे थी, जो सबसे एक रोशन नाम का जो नक्सल था। ये सामने जो आपका यहाँ उनका पोजीशन था। एक बॉडी सामने खेत में एक लेडी की थी, इस पेड़ के नीचे एक कमांडर का था, और उस पुल के नीचे एक बॉडी थी। और अपना पोजीशन हम नहीं बता सकते, वो रीजन है उसका। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उस तारीख को, यानी कि 18 तारीख को, फरवरी का महीना था साल 2016, सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई नजर आ रही थी यहाँ पर। और इसी बीच हमारे सामने एक और पेड़ है, वहां भी गोलियों के निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ जवान भी वो मौजूद हैं जो कि इस एनकाउंटर में शामिल थे और इन्हें गोली भी लगी थी। और जाहिर सी बात है, फक्र आपको भी महसूस हो रहा होगा बहुत कि आपने दुश्मनों का सामना किया, लोहा लिया, मुकाबला किया। आप किस तरह से देखते हैं इस एक्सपीरियंस को? अच्छा लगता है मैडम, मेरे को बहुत बढ़िया है। आपने मतलब सक्सेसफुली दुश्मनों के साथ लड़ाई की, गोलियां भी लगी, जाहिर सी बात है दर्द कम होगा, फक्र ज्यादा होगा। जी जी बिल्कुल। कोई वो हमको इतना वो नहीं था कि नहीं हमारे गोली लगा, फिर भी एहसास था हम लड़ेंगे आगे भी, कुछ भी हो जाए फिर भी लड़ेंगे। जी। तो ये है देशभक्ति का जज्बा। वाकई सही बात कही सर आपने कि जो लड़ता है वो बोलता कम है, हमारे एक्शन ज्यादा बोलते हैं rather than words। तो हम आपको एक बदलाव की एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी हमने दिलीप सर से भी बात की, असिस्टेंट कमांडेंट से बात की। यहाँ पे आप खेत खलिहान देख रहे हैं, लहलहाते फसल देख रहे हैं। ये तस्वीर है बदलाव की, क्योंकि अभी हमने जो थोड़ी देर पहले दिलीप सर से बात की तो उनका साफ कहना था कि यहाँ पे गाड़ियां चलना एक सपने जैसा था, एक सपना था कि इन रास्तों पर गाड़ियां चले। यहाँ पर अब लोग आसानी से आवाजाही करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और इसका जीता जागता सबूत है ये लहलहाते खेत, ये लहलहाते फसल। यहाँ पर लोग निडर होकर, बेखौफ होकर पहुंचते हैं और आम जीवन जी रहे हैं। ये है बदलाव की तस्वीर, बदलते झारखंड की तस्वीर, बेखौफ होते झारखंड की तस्वीर। जगह उधर से रास्ता तो जमीन पर जंग के निशान अभी भी मौजूद हैं। अभी आप एक छोटा सा नाला देख रहे हैं, यहाँ पर पानी बह रहा है। और अगर हम बात करें 18 तारीख की, तो यहाँ पर खून बह रहा था। दिलीप सर, अगर हम बात करें मुठभेड़ वाले दिन की, आप प्रिपेयर्ड थे? नहीं, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे मैडम। हम एक रूटीन जो हमारा जो ड्यूटी होता है वो ड्यूटी सडनली मतलब दोनों का मुठभेड़ हुआ, मतलब आपस में आ गए। सूचना थी कि बड़ी एक टीम इस एरिया में मतलब मूव कर सकती है, ये सूचना थी, नहीं एग्जैक्ट सूचना नहीं थी कि कहाँ से मूव करेगी, क्या मरेगी। तो ये मोटी मोटी थी, तो ये चलता है, ऐसे सूचनाएं आती रहती हैं, इस पे हम ड्यूटी करते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जवानों का हमेशा अलर्ट मोड पे होना क्यों जरूरी होता है, क्यों हमारे जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। सर, आप हमें पेड़ दिखा रहे थे, उस पे जो गोलियों के निशान थे, और सामने अगर देखिए हमारी गोलियां हैं, जैसे इसके पीछे अगर आप जाए तो आपको नक्सलियों की गोलियां दिखाई देंगी। जी, तो अगर हम इस पेड़ की बात करें तो जीता जागता नमूना है, उदाहरण है, ये मुठभेड़ का गवाह दे रहा है ये पेड़ कि अब देख सकते हैं इस तरफ जो निशान है, गोलियों के निशान है, ये निशान है जो सीआरपीएफ की तरफ से फायरिंग की गई। तकरीबन 5200 गोलियां दागी गई होंगी। और अगर हम बात करें नक्सलियों की तरफ की फायरिंग की, तो फिर वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये रास्ता काफी कठिन है, जंगल, झाड़, चट्टान, नदी, नाले सब पार करके हम आपको, यानी कि जी मीडिया आपको ये तस्वीरें दिखला रहा है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं गोलियों के निशान इधर भी मौजूद है, और ये निशान इधर ज्यादा नजर आ रहे हैं। जड़ से लेकर के तने तक की, शिखर तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ निशान नजर आ रहे हैं। और तकरीबन 3000 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की तरफ से। हालांकि सीआरपीएफ ने सक्सेसफुली अपने मिशन पर फतह पाई है, जीत हासिल किया है, विजय हासिल।
पोलियो के साए में जीते थे यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण। अब पिछले 2 सालों में बदलाव की बयार महसूस की जा रही है, जो बदला हुआ माहौल है वो महसूस किया जा रहा है। और जी मीडिया चलते चलते मिला है यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ पे के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से खौफ का माहौल दूर हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? चरण मुंडा। चरण मुंडा जी, आप ये बताइए कि पिछले 2 सालों में किस तरह से बदलाव को महसूस कर रहे हैं आप? क्या क्या बदला आपके गाँव में? पहले से बहुत कुछ शांति है, पहले जैसा नहीं है, तो इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा, पहले से शांति है और शांति ही आपको चाहिए। अब बताइए दादा कि कितना कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, क्या क्या हुआ है आपके गांव में? पहले से कुछ शांति है, शांति है अभी, और शांति ही चाहते हैं हम लोग बस। और आपके गांव में सड़क है? सड़क तो कच्चा रोड है, कच्चा रोड है। और पानी बिजली सब है? हाँ, पानी बिजली तो पहुंचा हुआ है। खुश हैं आप? खुश हैं हम लोग। तो ये सीधे साधे गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं, जिन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, ज्यादा नहीं मांगते हैं ये लोग। और एक अदर चीज है शांति। आप बताइए चाचा, आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं आप, जो कि चेहरे की खुशी बता रही है आपकी? यहाँ तो पहले से बहुत ज्यादा बदलाव हो गया और इसी तरह बदलाव रहेगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, महसूस लगेगा। हाँ, वही तो हम लोग चाहते हैं। हाँ। और अभी बाजार से आ रहे हैं आप? हाँ, बाजार से आ रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से बाजार? यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर लगभग होगा। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे जाकर बात करें, पहले किस तरह के हालात देखते थे आप? पहले से तो अभी बहुत सुधर गया। हाँ। अब गाँव वालों को डर नहीं लगता? हाँ, गाँव आने से डर नहीं लगता है। हाँ, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, चेहरे की खुशी बता रही है कि बदलाव किस तरह से महसूस कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी मिल गया, एक नई नवेली साइकिल के साथ। कहाँ जा रहे हो ये बताओ? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? घर कहाँ पे? घाघरा बेड़ा। अच्छा, इस रास्ते से जब जाते हो, आते हो, तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, डर नहीं लगता? हमें आजकल ऐसे नहीं लगता, पहले डर लगता था, आजकल नहीं लगता है, पहले डर लगता था हमें। अच्छा, पहले डर लगता था। ये बताओ क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो? अभी कौन सी क्लास में हो? अभी 6th क्लास में। और अपने सीएम से क्या कहना चाहते हो? रघुवर दास से क्या कहना चाहते हो? रघुवर दास से डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम रघुवर दास से बोलना चाहते हैं। तो सीएम तक इस छोटे से बच्चे ने आवाज पहुंचाई है कि अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, डॉक्टर बनना है, देश की सेवा करनी है और लोगों की सेवा करनी है। छोटा सा सपना है लेकिन बड़ी सी खुशी है चेहरे पर, जो कि साफ तौर पर झलक रही है। ये है बदलाव की बयार और ये है बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर।